इस तरह की लापरवाहियां की जाती हैं। ठेकेदार के साथ सांठ-गांठ करके इंजीनियर, एसडीओ, ई तक इसमें सीधे तौर पे संलिप्त रहते हैं, शामिल रहते हैं और इस तरह के भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं, अपनी तिजोरी भरते हैं। पत्रकार की हत्या से मचा भूचाल। क्या पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर बनेगा कोई कानून? संसद में भी गूंजी पत्रकार की हत्या का मामला। क्या पत्रकारों की हत्या को लेकर स्पीडी ट्रायल केस चलेंगे? क्या पकड़े जाएंगे मुख्य अपराधी? अभी पूरे देश में पत्रकार की हत्या का मामला पूरे जोर शोर से ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर पर भी छत्तीसगढ़ में हुए पत्रकार की नृशंस हत्या को लेकर यह मामला ट्रेंड कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया तक ही यह मुद्दा सीमित रह गया है। इस नृशंस हत्या को लेकर कहीं कहीं कैंडल मार्च निकाले गए, लेकिन जिस तरह से आक्रोश होना चाहिए था वो धरातल पर नहीं दिखा। पत्रकारों के परिवार वाले भी यही कहते हैं कि उसने पंगा नहीं लिया होता तो आज बच्चा हमारे बीच रहता। इसलिए इस बात को कहना गलत नहीं होगा कि अफसोस है कि हम हिंदुस्तान जैसे देश में रह रहे हैं जहां लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है, वो भी तब जब भाजपा की छत्तीसगढ़ में सरकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक। हमारा देश लोकतंत्र की मिसाल के तौर पर जाना जाता है, लेकिन लोकतंत्र का भद्दा मजाक यहीं के नेता, पॉलिटिशियन, अधिकारी और ठेकेदार बना रहे हैं। इस खबर में न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोगों को बल्कि पूरे भारत के देश के लोगों को झकझोर दिया है। खास करके ऐसे पत्रकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया जो अपनी जान को जोखिम में डालकर ऐसे मामलों को उजागर करते हैं जो कि न सिर्फ जनता के जानने के लिए होती है बल्कि ऐसी खबरें भी होती है जिन खबरों ने कई बार सरकार गिराई है। और लोग कहते हैं कि अरे, पत्रकार बनना तो बहुत आसान है, लेकिन आसान नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि पत्रकार बनना आसान है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जरा उनके परिवार से जाकर मिले जिनके बच्चे पत्रकारिता में थे और जिन्होंने अपनी जिंदगी से ज्यादा प्राथमिकता पत्रकारिता को दी और अपनी जान से हाथ धो बैठे, लेकिन अफसोस उन्हें मौत के सिवा कुछ नहीं मिलता। अब यह मामला भी कोर्ट में लंबा चलेगा क्योंकि इस मामले को भी गुपचुप तरीके से दबा दिया जाएगा। कहा यह जाएगा कि सबूतों के अभाव में उसको बरी कर दिया गया। जब काले हिरण के मामले में सलमान खान को बरी कर दिया जाता है क्योंकि हिरण को सलमान खान ने थोड़ी ना मारा था, उसने तो खुद ही अपने कनपट्टी पे बंदूक रख के मार लिया था। वहीं हिट एंड रन केस में भी सलमान खान थोड़ी गाड़ी चला रहे थे, वो भी बरी हो गए। ऐसे लोगों के लिए रात के 2 से 3 बजे या रात के 12 से 3 बजे कोर्ट भी खुल जाते हैं, बड़े बड़े कोर्ट। और क्या मजाल जो आम आदमी के लिए कोर्ट का कोई वकील या जज 1 घंटे के लिए भी कोर्ट आ जाए। यह है असल चेहरा भारतीय राजनीति का, भारतीय कूटनीति का, भारतीय लोकतंत्र का। इसे आप झूठ ना समझें क्योंकि यह हकीकत है, क्योंकि आप और हमारे घर में इस तरह की घटना नहीं घटी है। इसलिए हमें लगता है कि जीवन तो ऐसे ही चल रहा है। लेकिन मुझे अपने दर्शकों से इतना ही कहना है कि आज इस खबर को आप देखें और समझें, क्योंकि अफसोस इस बात का है कि अभी तक इस खबर को लेकर किसी भी बड़ी मीडिया हाउसेस ने इस मुद्दे को नहीं उठाया और ना ही ठीक ढंग से अपने खबरों में प्राथमिकता दी। इसे अपने फ्रंट पेज में जगह भी नहीं दी। सिर्फ एक प्रभात खबर में फ्रंट पेज पर थोड़ी सी जगह दी गई, वो भी 4 कॉलम में यह खबर सिमट कर रह गई। इसलिए मैंने सोचा कि यह खबर आप तक ले जानी बेहद जरूरी है। यह मुद्दा क्या है, आपको पूरी बात विस्तार से बताते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई है। हत्या के पीछे की जो बड़ी वजह बताई जा रही है कि आरोपी सुरेश चंद्राकर है जो पेशे से ठेकेदार है और मुकेश चंद्राकर ने कुछ समय पहले एक सड़क निर्माण में गड़बड़ी की खबर प्रकाशित की थी, जिसके बाद ठेकेदार सुरेश चंद्राकर नाराज हो गए थे मुकेश से। इस बीच वो 1 जनवरी की रात से लापता हो जाते हैं और चट्टानपाड़ा बस्ती में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के परिसर में एक सेप्टिक टैंक से मुकेश का शव बरामद किया जाता है। मुकेश चंद्राकर कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था। वो 33 वर्ष का युवा पत्रकार था और कई समाचार चैनलों के लिए स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काम किया करता था। उनका यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन भी है, जिसे आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। वो उसे चलाते थे, जिस पर लगभग 1.59 लाख सब्सक्राइबर है। उन्होंने अप्रैल 2021 में बीजापुर के
टेकलगुड़ा नक्सली हमले के बाद माओवादियों की कैद से कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास को रिहा करने में अहम भूमिका निभाई थी। इस घटना में 22 सुरक्षाकर्मी भी शहीद हो गए थे। इसके बाद उनकी चर्चा सरकारी महकमे में भी होने लगी थी। मुकेश की हत्या बताती है कि यह एक पूरी सोची समझी रणनीति के हिसाब से उनकी हत्या की गई। बताया जा रहा है कि 1 जनवरी की शाम से वो लापता थे और उन्हें आखिरी बार सुरेश चंद्राकर, जो ठेकेदार हत्यारा है, उसके भाई रितेश चंद्राकर के साथ देखा गया था। दरअसल हुआ यूं कि जब से मुकेश ने सड़क से जुड़े मामले के भ्रष्टाचार को उजागर किया था, तब से ही सुरेश चंद्राकर मुकेश से नाराज चल रहे थे और कई बार उसने मीटिंग करने के लिए दूसरे के जरिए बातें पहुंचाई, लेकिन मुकेश मिलने नहीं गए। लेकिन 1 जनवरी को सुरेश के छोटे भाई रितेश के साथ उसे आखिरी बार देखा गया, जिससे अनुमान यह लगाया जा रहा है कि वो किसी तरह से मुकेश को अपने साथ ले जाने में कामयाब हो गया और जिस फार्म हाउस पर हत्यारा सुरेश चंद्राकर अपने ठेकेदारी से जुड़े मजदूरों को रखता था, उसी जगह पर पहले उसकी एक धारदार हथियार से वार करके हत्या की गई, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ऐसा अनुमान है क्योंकि पीठ पर घाव के निशान भी मिले हैं और फिर उसे मारकर सेप्टिक टैंक में डालकर उसे टैंक को कंक्रीट से ढाल दिया गया, जैसा कि सूत्र बताते हैं। जब मुकेश के भाई ने पुलिस में मामला दर्ज कराया तो पुलिस ने संदेह के आधार पर सुरेश के छोटे भाई रितेश को उठा लिया और उसे जब पूछताछ की तो पता चला कि वो फार्म हाउस पर इस तरह की घटना घटी है। जिसके बाद पुलिस फार्म हाउस को पहुंचती है और वहां जब सेप्टिक टैंक को तोड़कर देखती है तो वहां मुकेश की डेड बॉडी पुलिस को बरामद होती है। यह खबर कितनी नृशंस है, इसको सुनकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। बावजूद इसके बड़े अखबारों ने और ना बड़े चैनलों ने इसे प्राथमिकता दी अपने अखबारों में, और फिर प्रेस की दुनिया में हल्ला होता है कि प्रेस वालों में तो आपसी बनाव नहीं है। अरे भाई, कैसे बनाव होगा? जब आप प्रेस वाले खुद प्रेस वालों के लिए खड़े नहीं होंगे तो दूसरा बाहर से थोड़ी कोई आएगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि खबर को चलाने के बाद हमें भी थ्रेटन किया जाएगा, क्योंकि बहुत ऐसी खबरें हैं जो हमारे बिहार में भी हो रही हैं। सड़क में भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर हम उस खबरों को दिखाते हैं तो हम जैसों को भी धमकियां मिलनी आम बात है और क्या पता हम जैसे पत्रकार की जान भी जोखिम में आ जाए। लेकिन पत्रकारों की आपसी तालमेल ना होने की वजह से ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता है या सरकार में बैठे, विपक्ष में बैठे लोगों का मनोबल बढ़ता है। ये सभी पत्रकार की जगत के लोगों को सोचना पड़ेगा। बहरहाल ये खबर जैसे ही चर्चा में आई, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि घटना के पीछे जो अपराधी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस खबर को हिंदुस्तान ने भी अपने पेज पर प्राथमिकता दी, लेकिन स्क्रीन पर आप देखिए कि कितनी छोटी जगह दी गई है। इस खबर को वो सिर्फ एक कॉलम की जगह ही दे पाए और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मामले की जांच के लिए विशेष दल गठित करने की जो घोषणा की वो उन्होंने जरूर लिखी है और साथ ही उनके इस बयान को लगा भी दिया गया कि मुख्य आरोपी कांग्रेस नेता व पार्टी पदाधिकारी है और फिर इसको जोड़कर इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। अब चलते हैं सीधे मामले पर। जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, मेरा सवाल सीधा सीधा सरकारों से है। जो भी सरकार, चाहे वो सत्ता पक्ष में बैठी हो, चाहे लोग जो विपक्ष में बैठे हैं, उन सभी से एक ही सवाल है, क्या पत्रकारों के जान माल की कोई परवाह नहीं? क्या सचमुच आप लोकतंत्र का गला घोंट देना चाहते हैं? ये कई ऐसे सवाल हैं, इसलिए है क्योंकि जब किसी नेता या अभिनेता का कोई केस कोर्ट में पहुंचता है तो रात के 12 बजे भी कोर्ट खुल जाते हैं। पत्रकार की हत्या के मामले में वो ट्रायल चलेगा। चलिए अब सीधा सवाल करते हैं। मुख्यमंत्री ने तो कह दिया कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय आप जरा ये बताएंगे कि जिस 20 करोड़ की सड़क निर्माण की गड़बड़ी को उजागर किया गया था, उस सड़क मामले की गड़बड़ी में संलिप्त लोगों के नाम बाहर आएंगे, जिसकी वजह से आज हमारे बीच एक युवा पत्रकार नहीं है। भाजपा की सरकार है छत्तीसगढ़ में और वहां पर इस पत्रकार की इस तरह की नृशंस हत्या कर दी जाती है। पत्रकार खबरों को उजागर करता है, उसे धमकियां मिलती है, लेकिन अधिकारी पदाधिकारी सब मौन, क्योंकि सबकी मिली भगत होती है। वरना आप ही बताइए कि जिस 20 करोड़ की सड़क का उद्भेदन हुआ हो, भ्रष्टाचार का उद्भेदन हुआ हो, उस पर कार्रवाई ना करके, उस व्यक्ति को सिक्योरिटी ना दे करके, और इस तरह की घटना अगर घट रही है तो उस पर क्या कार्रवाई हुई है? क्या सिर्फ 3 लोगों की गिरफ्तारी जायज है? और क्यों पुलिस ने अब तक जो मेन इसका जो कर्ता धर्ता है, इस हत्या में जो संलिप्त है, जो सुरेश चंद्राकर है, उसे अभी तक पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाई? आपको नहीं पता कि पुलिस अगर चाह ले तो एक बार में लोगों को पकड़ सकती है? और क्या आपकी जिम्मेदारी ले सकते हैं कि आपके राज्य में इस तरह की घटना होती है, वो भी पत्रकार की जान ले ली जाती है, तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं? क्या आप मुआवजा देंगे? मैंने इस खबर में पहले भी कहा कि यह सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी इस तरह की घटनाएं होती है और बिहार में भी एक घटना घटी है जिसको लेकर सुपौल में कैंडल मार्च निकाला गया, पूर्णिया में भी कैंडल मार्च निकाला गया, और हम कर ही क्या सकते हैं।
कैंडल मार्च ही तो निकाल सकते हैं। लेकिन आपसी मतभेद की वजह से लोगों की जान चली जाए उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते, ना ही कोई आंदोलन कर सकते। आज देखिए, बीपीएससी का एक पेपर लीक होता है तो सारे अभ्यर्थी पहुंच जाते हैं, लेकिन पत्रकार की जान चली जाती है तो कहां किसी पत्रकार संगठन ने कोई कैंडल मार्च या धरना या कोई आंदोलन किया? कभी आपने सुना है? ना तो प्रधानमंत्री इस बात पर कुछ बोल रहे हैं, ना ही गृह मंत्री, ना ही वहां के कोई मंत्री इस पर बोल रहे हैं, और ना ही विपक्ष में बैठे लोग इन बातों को मुद्दा बनाकर उठा रहे हैं। आपने किसी भी ऐसे विपक्षी नेता को देखा इस मुद्दे पर कोई बड़ा बयान देते हुए? सब यही कहते हैं कि नहीं, ये नृशंस हत्या है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, पत्रकारों का गला घोटना, लोकतंत्र का गला घोटना है। बड़ी बड़ी बातें, लेकिन मजाल है जो कोई इस पर अमल भी करे। अब इस नृशंस हत्या को लेकर आपको बता दें कि बिहार के सुपौल में पत्रकारों ने दैनिक हिंदुस्तान के फोटोग्राफर नीलांबर यादव और छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश कुमार की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। नीलांबर यादव की भी हत्या, वो पत्रकार थे, उनकी भी हत्या कुछ इन्हीं सब मुद्दों को लेकर की गई है। पत्रकारों ने शहर के महावीर चौक से गांधी मैदान तक शांतिपूर्ण विरोध जताया और दोनों मृत पत्रकारों को श्रद्धांजलि भी दी। पत्रकारों ने सरकार से मांग की है कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और पीड़ित परिवार के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा राशि दिया जाए। इसके अलावा पत्रकारों ने सरकार से पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की भी मांग की है। इस मौके पर दर्जनों पत्रकार मौजूद रहे, जिसे हमारे संवाददाता, सुपौल के संवाददाता अरमान ने भेजी है। देखिए, लगातार 2 पत्रकारों की हत्या से पूरा देश जो है दहल चुका है और पूरा देश जो है अभी हृदय विदारक स्थिति से तमाम पत्रकार जो है, अभी हम लोग सुपौल के महावीर चौक से गांधी मैदान तक कैंडल मार्च निकाले हैं और पुष्पांजलि अर्पित किए हैं। 2 पत्रकार, जिसमें एक हिंदुस्तान के छायाकार हैं पूर्णिया के नीलांबर यादव और दूसरा पत्रकार छत्तीसगढ़ के मुकेश कुमार की नृशंस हत्या कर दी गई, जिसका अभी तक जो है, हालांकि छत्तीसगढ़ के पत्रकार में जो है पुलिस 4 लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन पूर्णिया में जो पत्रकार की नृशंस हत्या हुई है उस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो। हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि अविलंब जो है बिहार में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए और पीड़ित पत्रकार जो है उनके परिवार को 50 लाख की मुआवजा राशि भुगतान किया जाए और परिवार से 1 लोगों को सरकारी नौकरी, और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाए, जिससे जो है और पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करते हुए जिससे पत्रकार निष्पक्ष तरीके से भयमुक्त वातावरण में अपना काम कर सके। लेकिन सवाल अब भी ज्यों का त्यों बना हुआ है और सरकारों से पूछना है कि क्या आप अपनी आवाज दबाने के लिए पत्रकारों की हत्या करते रहेंगे? लेकिन याद रहे, 5 साल की सरकार कभी भी गिर सकती है, लेकिन एक पत्रकार की कलम नहीं रुकेगी। आज मुकेश और नीलांबर भले ही हमारे बीच ना रहे हों, हमारे बीच में उनकी खबरों ने जो दुनिया हिलाई है वो तो आज न कल बाहर जरूर आएगी, और जो भी भ्रष्टाचारी होंगे उनके चेहरे भी बेनकाब जरूर होंगे। फिलहाल आप सबों से इतना ही कहना है कि अगर आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सच्चा मानते हैं तो हमारा साथ दीजिए और उनकी आवाज बनिए, हमारे पत्रकार भाइयों की आवाज बनिए। क्योंकि जिस जनता के हक हकूक के लिए एक पत्रकार अपनी जान को जोखिम में डालता है, अगर वही जनता उनके लिए आवाज नहीं उठाएगी तो फिर याद रखिए, आने वाले समय में आप भी गुलाम की जिंदगी जीने को आगे बढ़ रहे हैं, उसी रास्ते पर है। आज इस खबर में इतना ही। इस खबर को देखने के बाद आप क्या राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से हम तक अपनी बातें जरूर साझा करें और बने रहें बाकी की तमाम खबरों के लिए BMW न्यूज बिहार के साथ। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।